नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी के बारे में जानकारी, उसके साथ-साथ कंपनी का क्या सिचुएशन है, उसके बारे में पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल के माध्यम से आपको जितने वीडियो मिला, वो सारे के सारे वीडियोस आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जा रहा है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से ज़रूर काम करना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए डीमार्ट नाम से हम लोग जानते हैं, तो इस कंपनी रिटेल जो सेगमेंट है, रिटेल जो बिजनेस है, उस रिटेल बिजनेस का जो मतलब लाइफ चेंजिंग जो डेटा देखने को मिला, वो एवेन्यू सुपरमार्ट ने करके दिखाया। क्योंकि डीमार्ट जब मार्केट में आए तो बाकी कंपनी का हालत खराब हो गया। जैसे सबसे बड़ा कंपनी था कौन? बिग बाजार। तो बिग बाजार की हालत तो खराब कर दिया, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्रीज में डीमार्ट जिस तरीके से काम किए वो बिग बाजार नहीं काम कर पा रहे थे। क्योंकि डीमार्ट का जो ओनर है राधा किशन दमानी जी, आप सभी जानते हैं। पहले तो उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर भी बहुत दिनों तक काम किए। और आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी, आज जो उन्होंने खुद कहा, खुद इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा जो गुरुजी है वो कौन है? राधाकिशन दमानी जी है। और डीमार्ट राधाकिशन दमानी जी के ही कंपनी है। और उनके पास कितने होल्डिंग है आप देखेंगे तो राधाकिशन दमानी जी के पास 23% के आसपास होल्डिंग है। पहले 34% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था। 2022 में मार्च क्वार्टर के बाद 2022 जून क्वार्टर में स्टेक को उन्होंने बेचा और अभी उनके पास 23% के आसपास होल्डिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप जरूर करेंगे कि सर उन्होंने स्टेक को क्यों बेचा। देखिए बहुत सारे टाइम्स में कुछ सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी शेयर को बेचना भी पड़ता है। मान के चलिए मैं खुद का मेरा एक बिजनेस है, अगर मैं चाहूँ दूसरा बिजनेस बिजनेस ओपन करने के लिए तो मेरे पास तो उतना हाथ में पैसा नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंपनी का कुछ जो मेरा शेयर है उसका कुछ परसेंटेज बेच सकता हूँ। उस पैसे से मैं दूसरा कंपनी ओपन कर लूंगा। तो इसीलिए शायद उन्होंने कुछ इस तरीके से शेयर बेचा है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली मुझे पता नहीं कि यहाँ पे उन्होंने क्यों बेचा। अगर आपको पता है तो मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताना। तो मैं ऑब्वियसली इसके बारे में जानकारी मैं जरूर लेना चाहूंगा। तो आपके पास अगर इसके बारे में पता है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी हर टाइम में हर क्वार्टर को हमेशा कंटिन्यूसली बीट करते गए। अगर सितंबर में 2000 से मैं डेटा दिखा दूं तो 2000 में 5,300 करोड़ का, उसके बाद 2021 में 7,700 करोड़, 2022 में 10,600 करोड़ और 2023 मतलब करंट ईयर और करंट क्वार्टर में 12,600 करोड़ के आसपास कंपनी क्या क्या सेल्स को इंक्रीजिंग किए। अभी सेल्स होने से कुछ फायदा नहीं होगा, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो कंपनी खराब मतलब कंपनी का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सपेंस को भी देखिए कंट्रोल में रखे। और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट 119 करोड़, 400 करोड़, 680 करोड़ और 623 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी देखिए इतना शानदार सब कुछ करने के बाद भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे गिर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी देखिए दो तरीके से यहाँ पे वीकनेस दिखाया। पहली तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कितना था 659 करोड़ और इस बार कितना बना 623 करोड़। तो सोचिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस दोनों में ही आपको बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला। और दोनों में से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एस्टिमेट जो था वो एस्टिमेट यहाँ पे मिस हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जब कोई किसी कंपनी का एस्टिमेट मिस होता है तो तब शेयर में एक प्रेशराइज बन जाता है, शेयर में एक करेक्शन का माहौल देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत बड़ा क्रैश ले आ सकते हैं। आज देखिए मार्केट में ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में प्रेशर है, तो इसलिए मार्केट इंडियन मार्केट भी गिरते जा रहा है, क्योंकि इंडिया में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। ऐसे नहीं कि इंडिया में कुछ खराबी हुआ, कुछ नेगेटिविटी आया जिसके चलते मार्केट गिरा, ऐसे बिल्कुल नहीं। ग्लोबली मार्केट के प्रेशर के कारण गिरते जा रहे हैं। अभी अभी मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अगर आप पूछेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है, देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि रिटेल सेगमेंट में एक मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप रिलायंस का जो रिटेल है आप जानते नहीं। रिलायंस टारगेट लेकर क्या चल रहा है आप एक बार डेटा जाकर सर्च कर लेना। हर दिन में उनका, मैं नहीं बता रहा हूँ, उनका खुद मतलब मैनेजमेंट का टीम ही बता रहा है कि हर दिन वो दो, हर सिटी में, हर छोटे छोटे सिटीज में हर दिन दो
अलग अलग जगह पे उनका मॉल ओपन हो रहा है। तो सोचिए इस रिटेल सेगमेंट में कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन ले आना चाहते हैं। हर गली में हर जगह पे आपको इसी इसी सारे कंपनीज के ही आपको स्टोर मिलेगा। तो सोचिए छोटे कंपनी का तो राम राम सत्य हो गया। तो मैं जरूर कहूंगा कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इसका थिंकिंग और विजन बहुत बड़ा है। और उस हिसाब से इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए भरोसा भी करते हैं। चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे एफआईएस हो, डीएस हो, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का इस कंपनी का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा बाइंग हो रहा था, कंटिन्यूसली अच्छा खासा बाइंग हो रहा था। और इस तरीके से बाइंग होने के पीछे रीजन भी था कि कंपनी की जो जो करेक्शन हुआ था उसके बाद देखिए बाइंग, यहाँ पे देखिए बाइंग हो रहा था। इसी बाइंग के बारे में बातचीत किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी स्ट्रांगली एक सपोर्ट मेंटेन किए थे, और वो भी किसके ऊपर, 200 डेज ईएमए के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिला, और मुझे नहीं लगता कि कंपनी यहाँ से रिवर्सल इतना जल्दी करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन का माहौल वो दिखाएगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रांगली सपोर्ट है इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए आप कौन सा डिसीजन ले रहा है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना है तो प्लीज एक बार आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से जरूर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए इजी टी प्लानर के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिला और कंटिन्यूसली कंपनी लो बनाते गया, और आज कंपनी 52 वीक लो के नीचे आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। और इतना करेक्शन क्यों हुआ कि कंपनी में बेकार कुछ हुआ? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो जितने सारे क्वार्टर्स गया उसमें कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। हाँ, पिछले दिसंबर में कंपनी का 130 करोड़ के आसपास सेल हुआ था। अभी कंपनी का सेल कितना है? 102 करोड़। तो अभी क्वेश्चन आएगा, सर हर दिसंबर में कंपनी का सेल्स इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखा तो कंपनी के दिसंबर माह में ही सबसे ज्यादा सेल्स आपको देखने को मिला है। क्योंकि देखिए दिसंबर का महीना क्या होते हैं, दिसंबर का जो क्वार्टर्स आते हैं उससे पहले क्या हो जाता है, इंडिया में सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। और सर्दी के मौसम में ही फेस्टिवल मतलब इसी टाइम में फेस्टिवल का माहौल भी है, उसके साथ साथ सर्दी का भी मौसम स्टार्ट हो चुके हैं। और जिसके लिए हर जगह पे छुट्टियां रहते हैं और बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो जब घूमने के लिए जाएंगे तो लोग ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे, ऑनलाइन होटल्स बुक करेंगे, तो उस टाइम कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिसंबर माह में इस कंपनी का बिजनेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उस टाइम में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हैं और उस टाइम में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। आप प्रॉफिट को देखेंगे, देखिए दिसंबर मंथ का डेटा देखिए, मैं एक बार आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए 40 करोड़ के आसपास, 45 करोड़ के आसपास, 31 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के जो मतलब रिजल्ट है ना, वो कुछ अलग लेवल का देखने को मिलता है दिसंबर में। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है एक रेंज के हिसाब से, तो उतना ज्यादा खास प्रॉफिट इस बार नहीं किया कंपनी। थोड़ा सा 2 क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है कम होता गया, और इसी के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर शार्प करेक्शन देखने को मिला है। अभी सितंबर का रिजल्ट आना बाकी है, तो सितंबर का रिजल्ट जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं सितंबर का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली यहाँ पे डेट आ चुके हैं 29 नवंबर, याद रखना 29 नवंबर। अभी भी बहुत टाइम बाकी है, तो मुझे लगता है इस टाइम के बाद ही इस तरीके से सिचुएशन दिखेगा। अभी देखिए कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक सेल ऑफ हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। तो कंटिन्यूसली सेल होने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, इस रेजिस्टेंस को फाइनली ब्रेकआउट किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से जब ब्रेकआउट होता है तब कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट जरूर करेगा उस जगह पे। तो फाइनली यहाँ पे क्या किया आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया, और आप देख सकते हैं एक रिट्रेसमेंट किया, और वो भी एक हैमर जैसे कैंडल के साथ। जब कोई भी सपोर्ट में हैमर जैसे कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट करते हैं, आप याद रखना उसके ऊपर आपको नेक्स्ट डे में एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आपको दिखेगा। अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई अगर स्विंग ट्रेडिंग की लूँ तो यहाँ पे मैं इतना जल्द से जल्द नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्ट्रांगली वॉल्यूम कैंडल और भी एक दो चाहिए, और वॉल्यूम भी यहाँ पे हाई होता देखने को मिले तभी मैं कुछ डिसीजन लूंगा। फिलहाल के लिए जो वॉल्यूम है उस सिचुएशन को मतलब ट्रेड एक भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत बड़ा करेक्शन होने का चांसेस भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट गिरावट के माहौल में है, तो शेयर में भी करेक्शन होने का चांसेस भी रह जाता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार मैसिव जंप देखने को मिला था, क्योंकि एक रिपोर्ट आया था कि ऑल ओवर एशिया में
टाटा मोटर्स एक अच्छा खासा ईवीज प्रोडक्ट को बेच रहा है। सबसे ज़्यादा ईवीज प्रोडक्ट टाटा मोटर्स बेच रहा है और इसी के चलते ही टाटा मोटर्स के ऊपर एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया। तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट के लिए हर कोई इंतज़ार कर रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि रिजल्ट देखने के बाद ही मुझे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी सही में पिछले 2 बार जो प्रॉफिट दिखाया था, क्या वो प्रॉफिट सही में था कि कंपनी कुछ अलग करके प्रॉफिट दिखाया था। अलग मतलब कंपनी सिर्फ प्रॉफिट दिखाने के लिए ही कुछ अलग लेवल का कुछ डिसीजन लिया। तो अभी देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी लॉसेस में था, उस लॉसेस को रिकवरी करके कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पे घुस चुके हैं। अभी देखना बाकी है कंपनी सितंबर का जो रिजल्ट आएगा, उस टाइम में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। अगर सितंबर का रिजल्ट इस तरीके से शानदार तरीके से प्रॉफिट हुआ, तो सोच लेना एक मैसिव जंप आपको टाटा मोटर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जिस तरीके से टाटा मोटर्स का चार्ट मुझे देखने को मिला है, वहाँ पे मुझे एक पॉइंट तो क्लियर हो रहा है कि कंपनी में जो गिरावट हुआ, देखिए मार्केट इतना गिरा मगर टाटा मोटर्स में उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखा और कंटिन्यूसली देखिए एक टेंड अपटेन जैसा मोमेंटम है, क्योंकि कंपनी देखिए हायर हाई बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी में अपटेन जैसा एक मोमेंटम है और इस तरीके से जब भी रिजल्ट आने से पहले ही इस तरीके से जब सिचुएशन क्रिएट होता है, तो सोच लेना कुछ अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस भी है। अभी मार्केट में गिरावट है, शायद इसलिए गिरा, नहीं तो मेरा जो एंट्री था, मतलब मेरा जो एक ट्रेडिंग था, वो ट्रेडिंग में आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 बार क्या बना, 2 बार यहाँ पे शोल्डर केड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर केड हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और इस तरीके से जब ब्रेकआउट होगा तब 2 चीज़ों को ध्यान रखना, एक ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर हुआ, तो कंफर्मेशन होने के बाद इस लेवल में ऑब्वियसली एंट्री बनेगा और टारगेट जो जो इसका मतलब जो इसका हेड का जो साइज है, इसको मार्किंग कर लेना। इस मार्किंग के ऊपर साइड में आपको टारगेट बनेगा। तो टारगेट कितना बन सकता है, 31% के आसपास और 700 के आसपास इसका मेरा टारगेट में फॉलो करके चला हूँ। तो इस तरीके से टारगेट को आपको पाना है, तो कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके ही कुछ डिसीजन जरूर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एल एन टी। देखिए एल एन टी के ऊपर रिजल्ट आने के बाद एक अच्छा खासा धमाका तो दिखा था, मगर मार्केट में प्रेशराइज होने के कारण कंटिन्यूसली गिरावट भी हुआ। अभी एक स्ट्रांगली वो एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। स्ट्रांगली मतलब इस लेवल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे जब जब आया तब तब देखिए रिवर्स किए, तब तब रिवर्स किए। मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ। देखिए जब जब इस रेजिस्टेंस को टच किए, सॉरी जब जब इस सपोर्ट को टच किया, तब तक रिवर्सल किया और जो रिवर्सल हो रहा है वो एक हैमर जैसे कैंडल से रिवर्सल हो रहा है। तो जब कोई सपोर्ट के आसपास से रिवर्सल किए और वो भी हैमर कैंडल के साथ, तो सोचना कुछ अप मूवमेंट हो सकता है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो और यूएस मार्केट जिस तरीके से गिरा है, पिछले दिनों में भी आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में 1% के आसपास, नेस्डेक में 2% के ऊपर गिरावट हुआ था। तो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है अगर यूएस मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल चलता रहता है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया गया। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है, ऑलमोस्ट डिविडेंड आपको दे चुके हैं। कब दिया, 27 तारीख को दिया, 20 रुपीज करके यहाँ पे कंपनी डिविडेंड आपको दे चुके हैं। तो आपको अगर डिविडेंड मिला तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में कुछ जानकारी अगर अच्छा मिला तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।